हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YTD। आज हम DLED प्रथम सेमेस्टर के लिए जो मैथ की क्लास है उसको आज करेंगे। इस क्लास में आप कंप्लीट मैथ देख सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सर्वप्रथम हमें वर्ग के बारे में ज्ञात होना चाहिए। वर्ग जो होता है कुछ इस प्रकार से बनता है और वर्ग की जो होती हैं वो चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा वर्ग का प्रत्येक जो कोण होता है ये 90 अंश का कोण बनाता है तथा वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा अर्थात भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल इसका होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तथा यदि वर्ग के परिमाप की बात करें, वर्ग का परिमाप का अर्थ होता है किसी भी आकृति का जो संपूर्ण आकृति होती है उसकी योग। अर्थात इस प्रकार से हमारा त्रिभुज वर्ग बनेगा। वर्ग में कुल टोटल 4 भुजाएं, यदि एक भुजा को ए माना तो चारों भुजाएं ए हो जाएंगी। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए अर्थात 4a। सब ए को ऐड कर देंगे तो वर्ग का परिमाप हो गया 4a। तो सर्वप्रथम इसमें क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और भुजा का मान जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो भुजा की जगह 6 रखेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6 36। 36 हमारा आंसर हो जाएगा। किंतु यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप सवाल हल करें तो इसकी जो यूनिट होती है इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप परीक्षा देंगे तो यदि यूनिट नहीं लिखेंगे तो इसके आपके नंबर काट लिए जाते हैं। केवल यदि 36 लिख देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। यदि 1 नंबर क्वेश्चन है तो आपको इसमें फिर आधा ही नंबर मिलेगा, इसलिए यूनिट ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो x + 5 का होल स्क्वायर, तो इसमें सबसे पहले हम ज्ञात होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे a के स्थान पे x दिया है तथा b के स्थान पे यहाँ पे मान 5 दिया है। तो अब इसी फार्मूला के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। तो x का हो जाएगा x² प्लस 5 की जगह हो जाएगा 5 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस 2 इंटू a का मान हो गया x इंटू b का मान हो गया 5। तो ये हो गया x² प्लस का 25 प्लस का 5 दूनी 10x। तो ये हमारा, अब इसको हम इस तरफ सीक्वेंस में कर लेंगे, पहले बड़ी घात उसके बाद छोटी घात यानी 10x और लास्ट में डिजिट। ये कुछ इस प्रकार से x² + 10x + 25, ये हमारा हो गया आंसर। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस प्रकार से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 13 39 273 का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात करने के लिए मासा जो होती है वो सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो छोटी संख्या होती है इसमें बड़ी संख्या से इस प्रकार से भाग देंगे, 13 भागे 39। तो 13 3 39 हो गया, ये इस प्रकार से गया, ये पूरा पूरा चला गया। तो अब 13 का भाग हम 273 में भाग देकर देखेंगे कि पूरा जा रहा है नहीं। यदि पूरा चला जाता है तो इसका मासा 13 ही निकल के आएगा। तो आप यहाँ पे 13 भागे 273, तो 13 एक कम, 13 दूनी 26, यहाँ पे 26 एक बचा, ये 3 यहाँ पे हासिल आ गए, 3 यहाँ पे उतारा जाएगा। उसके बाद 13 एक कम 13, अर्थात ये भी पूरा पूरा चला गया, अर्थात 13 का भाग दोनों संख्याओं में चला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। 13 39 273 का जो मासा निकल के आया वो निकल के आया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है और यहाँ पे कुल टोटल पूर्णांक दिया गया है। अब यहाँ पे अंक पूछ रहा है, यदि मान लीजिए आपके इंटर में आपने 80% नंबर आपके बने और पूर्णांक जो रहता है इंटर का रहता है पूर्णांक 500, तो आप यहाँ पे निकाल के देखिए कि आपके कुल टोटल कितने नंबर बने। तो उसके निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 500 इंटू ये जो 80% है इसको यहाँ पे रखा, 80% लगा है तो इसको नीचे भाग में हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 80 इंटू 5 करेंगे 8 45 अर्थात 400। तो आपके इंटर में निकल कितने नंबर आ गए, 400।
तो इसी प्रकार से कुछ हमें इस क्वेश्चन को करना है कि यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, पूर्णांक दे रखा है, तो हमें टोटल अंक बताने हैं। तो अंक बताने के लिए कुछ प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होगा। पहले यहाँ पे लिख लेंगे कुल प्राप्त किए गए परसेंटेज 65% तथा पूर्णांक हो गया आपका 500 नंबर। अब इसको हल करने के लिए कितने अंक मिले, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 का 65% बटा परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 जीरो से ये दो जीरो कट गए, ये आ गया 65 इंटू 5। 65 इंटू 5 के गुणा करेंगे तो 55 25, हासिल लगा 2, 56 30, 30 और 2 32। तो इसके नंबर हो गए 325, अर्थात इसको जो अंक मिले वो मिले अंक 325 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 3x - 5 बराबर x + 3 को हल कीजिए। तो इसमें हल करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे ये चर गुणांक होते हैं अर्थात x इनको एक तरफ करेंगे और डिजिट अर्थात अंक वाले एक तरफ ले जाएंगे। तो ये है 3x - 5 बराबर x + 3। तो ये चर है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे ये प्लस में है इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 3x - x बराबर ये यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे ये 5 माइनस में दिए तो इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3x में एक ये x घट गया तो बचा कितना 2x बराबर 5 और 3 जोड़ के हो गए 8। अब 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 8/2। अब 2 को भाग हम यहाँ पे 8 में देंगे तो 2 चौको 8, यानी कि x की जो मान निकल के आया, x की वैल्यू कितनी निकल के 4। ये इस समीकरण का हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सभ्यता के विकास के समय संख्याएं क्या कहलाती थीं। यानी जब सभ्यता का विकास हुआ था तो उस समय संख्याएं क्या कहलाती थीं। जब सभ्यता का विकास हुआ था उस समय सिर्फ गिनती चलती थी। गिनती जो होती थी वो 1 से लेके हो गई इन्फिनाइट तक, मान लीजिए तो 1 2 3 4 इस प्रकार से 5 इस प्रकार से गिनती चलती थी। और इसी गिनती को हम क्या कहते हैं, इस गिनती को कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। तो जो सभ्यता के विकास के समय जो संख्याएं कहलाती थीं वो कहलाती थी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या किसे कहते हैं। संख्या हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा हम शब्दों से, जिन शब्दों के द्वारा हम वस्तुओं की गिनती का बोध होता है। अर्थात कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तुएं हैं, इनको हम कैसे गिनेंगे। यदि इनको हम गिनते हैं 1 2 3, अर्थात जो वस्तुओं को गिनती हम करते हैं वही उसके द्वारा हम संख्या का ज्ञान कर पाते हैं। तो जो वस्तुओं की गिनती का बोध कराता है उसे हम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यांक से क्या आशय है। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें हम संख्याक कहते हैं। अर्थात ये जो संख्याएं हो गई 1 2 3, इन्हें हम जिन संख्याओं द्वारा ये व्यक्त कर रहे हैं वो सारी क्या हो गई, संख्याएं हो गई। ये जो हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखें। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए, यदि भविष्य में पूछे जाएं तो इसके लिए आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या है 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला हो गया स्थानीय मान, और स्थानीय मान के साथ एक आता है अंकित मान। तो अंकित मान और स्थानीय मान आपको ज्ञात होना चाहिए, इनमें से कोई भी एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें स्थानीय मान पूछ रहा है तो स्थानीय मान के बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि दोनों 7 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो संख्या है 3477, इन दोनों ये जो लास्ट के दो 7 हैं इन दोनों के हमें स्थानीय मान ज्ञात करने हैं। तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए ये हो गया इस प्रकार से, ये हो गया 7 × 1 बराबर हो गया इसका 7, और ये हो गया 7 × 10 बराबर कितना हो गया 70। तो पहला जो 7 है इसका स्थानीय मान तो 7 ही निकल के आया, किंतु ये दूसरा 7 है इसका स्थानीय मान निकल के आया 70। तो स्थानीय मान निकालने के लिए जैसे ये कोई संख्या लिखी है 4 3 2 1 5, तो ये जो लास्ट डिजिट होती है इसे इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, हज़ार तथा ये 10,000, और इस तरफ लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से ये चलता है। तो इसमें ये जो 5 है 5 का स्थानीय मान कहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × इकाई के लिए हम यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान कितना निकल के आया 5। ये जो एक डिजिट है इसका जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ×
ये एक दाई की संख्या में आता है, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो इसका इकाई मान निकल के आया स्थानीय मान 10। नेक्स्ट है 2। 2 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो ये देखिए इकाई दाई सैकड़े में आएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 100 बराबर इसका स्थानीय मान निकल के आया 200। उसी प्रकार ये 3 है तो 3 देखेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे इकाई दाई सैकड़ा और ये आया हज़ार के स्थान में, तो ये होगा 3 इंटू इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो इसका स्थानीय मान निकल के आएगा कितना 3000। इसी प्रकार 4 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 के स्थान पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 10,000 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो इसका स्थानीय मान कितना निकल के आया 40,000। तो इस प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्या दी हो हम उसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। यदि इसी में मान लीजिए अंकित मान पूछता, तो अंकित मान होता है जो संख्या दी होती है, जैसे 3 4 7 7 है, इसका यदि अंकित मान पूछे कि 4 का अंकित मान क्या होगा, तो जो संख्या का अंकित मान पूछा जाता है वही संख्या उसका अंकित मान होता है। तो इसमें 4 का अंकित मान निकालना होता तो इसका अंकित मान निकल के आता 4। मान लीजिए कोई और संख्या दी है इस प्रकार से, तो इसमें मान लीजिए 8 का स्थानीय मान 8 का अंकित मान पूछता, तो इस 8 का अंकित मान भी 8 निकल के आता और इस 8 का भी अंकित मान 8 निकल के आता। तो ये हो गया अंकित मान, अर्थात जिस संख्या का अंकित मान पूछे जाए उसका मान भी वही होगा। किंतु स्थानीय मान में ध्यान रखना कि स्थानीय मान में इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख इस प्रकार से काउंट होकर चलते हैं और उसका स्थानीय मान निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 62 इंटू 74 को हल कीजिए। तो ये देखिए मल्टीपल का सवाल है, इसे हल करने के लिए आप इस विधि का प्रयोग न करें जैसे इसमें दिया गया है, आप सिंपल सी विधि का प्रयोग करें जो आपके कक्षा 1 या 2 में आपने सीखा होगा। इस प्रकार से 4 का पहले मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 को 24। ये इस प्रकार से फिर 8 के नीचे इस प्रकार से गुणक चिन्ह लगाएंगे, फिर 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूना 14 हासिल लगा 1, 7 का गुणा 6 में किया, 7 छंग 42 हासिल का 1 43 हो गया, तो 3 यहाँ पे 4 इस प्रकार से, और इनको इस प्रकार से ऐड करेंगे तो ये हो गया 8, 4 4 8 और 3 2 हो गया 5 और 4। ये इस प्रकार से इसका आंसर इस प्रकार से आप करेंगे। यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इस प्रकार से ही करें, ये जो ऐसे बुक में दिया है इस प्रकार से ना करें। नेक्स्ट कह रहा है 72 को 12 से भाग दीजिए। तो 12 से आप भाग देना है तो यहाँ पे करेंगे 12 भागित 72। आपका जो डीएलएड का एग्ज़ाम होता है ये बहुत ही बेसिक रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली चीज़ें ना करें कि आप शॉर्टकट्स निकाल दिया कि इसमें पूछ रहा है कि 72 को 12 से तो आप डायरेक्ट 6 आंसर लिख दिया, इस प्रकार से ना करें। आंसर इसमें आपके काटे जा सकते हैं। आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल वही करके जाएँ पूरा। और जैसे इसमें कह रहा है 12 को 72 में भाग करना है तो इस प्रकार से बिल्कुल करेंगे जैसे बेसिक करते हैं, 12 छंग 72, और इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ पे इस प्रकार से कर देंगे। ये आप विध करेंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1/2, 1/3 और 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आपको सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना आना चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें निकालने के लिए ये देखिए दिया है 1/2 और 1/3 और 3/4। तो इनको निकालने के लिए हम सब में क्या करेंगे, आप सीधे डायरेक्ट 1/2 में भाग करके भी कर सकते हैं, या इसकी दूसरी विधि होती है कि इसमें अंश में सबके अंश में हम क्या करें 10 का हम इसमें गुणा कर दें। तो 1 इंटू 10 करेंगे, इसमें भी 1 इंटू 10 करेंगे और इसमें भी 1 इंटू 10 करेंगे। तो ये देखिए ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 10/5 और दूसरी संख्या हो गई 10/3 और तीसरी संख्या हो गई 30/4। तो ये हमारी संख्या निकल के आ गई। अब इसमें 5 का भाग इसमें करेंगे तो 5 दूने 10, यानी कि इसका मान निकल के आया 2, और इसमें जब भाग करेंगे तो निकल के आएगा 10 में भाग करेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दशमलव लगाएंगे 10, फिर 3 त्रिका 9 ये निकल के आया, और 4 का भाग 30 में करेंगे तो ये जाएगा 7 चौको 28 दशमलव 2 बचा, दशमलव लगाया 20 हो गया, और
4 पंचे 20, ये मान निकल के आया। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न जो आ रही है वो देखिए 7.5 आ रही है इसकी। तो ये 7.5 किसका मान था? इस वाले का, 3/4 का। तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई 3/4। और इसका जो दूसरा मेथड होता है वो डायरेक्ट भाग करेंगे कि हम 1/2 जब भाग करेंगे तो 2 का भाग 1 में करेंगे तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, और उसके बाद 2 का भाग 10 में करेंगे तो 2 पंचे 10, ये पहले का मान निकल के आएगा। इसमें 1/3 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, दशमलव लगाया तो ऊपर हो जाएगा 10। 10 में जब 3 का भाग देंगे 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, फिर 3 त्रिका 9, ये मान निकल के आएगा। और 3/4 में करेंगे जब मान तो ये हो जाएगा 0.30 हो जाएगा। 30 में जब 4 का भाग देंगे तो 7 चौको 28, 2 बचा, ये देखिए। तो सबसे बड़ा मान किसका है? 0.75 का। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई? 3/4। यदि इसी में छोटी भिन्न पूछी जाती तो ये देखिए सबसे छोटी भिन्न किसका है? 0.33 का। तो सबसे छोटी भिन्न हो जाती है 1/3। नेक्स्ट है 4/9 प्लस 3/9 को जोड़िए। तो इसमें सबसे पहले इनको हर को देखें, दोनों का हर क्या है? दोनों का हर बिल्कुल समान है। तो ये दिया है 4/9 प्लस 3/9, दोनों का हर समान है तो हर में आ जाएगा 9, और यहाँ पे 9 का भाग 9 में देंगे तो 9 1 कम 9, और 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4, प्लस इस वाले 9 को भाग देंगे तो 9 1 कम 9, और 3 × 1 हो जाएगा 3, ये आएगा जगह 4 3 7/9। तो इस भिन्न का राइट आंसर जो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है दशमलव संख्या है 432.562 को स्थानीय मान चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आप सबसे पहले जो दशमलव के लेफ्ट साइड में इस तरफ मान होता है इसको देखिए, देख लीजिए 432 432 दिया है। तो जब इस प्रकार से कोई मान दिया होता है तो इसमें आप कैसे काउंट करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी कि इकाई की जगह हो गया 2, और दहाई की जगह हो गया 3, और सैकड़े में हो गया 4। तो इसमें जब मान निकालेंगे तो आप इस प्रकार से कुछ चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे जितनी वैल्यू होंगी, जैसे 3 तक इसमें 3 डिजिट दिए हैं, 4 3 2, तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा तक कर लेंगे। और इकाई के स्थान पे देखेंगे क्या आएगा? 2। तो इकाई के स्थान पे 2 रख लिया, दहाई के स्थान पे 3 आ रहा है तो 3 रख दिया, और सैकड़े के स्थान पे 4 आ रहा है तो 4 रख दिया। तो ये हो गए आपके लेफ्ट साइड के दशमलव के। अब राइट साइड के दशमलव निकालने के लिए ये देखिए 0.562 है। तो जब हम इस संख्या में मान लीजिए ये 0.5 इस प्रकार से लिखा है, इसमें जब दशमलव हटाएंगे तो इसमें आ जाएगा 5/10। इस प्रकार से कुछ भिन्न बनेगी, अर्थात ये 5 का कौन सा भाग आ रहा है? 10वां भाग। तो यहाँ पे 10वां लिखेंगे, और 10वां के स्थान पे कौन सी डिजिट लिखेंगे? 5। अब ये दूसरी जो वैल्यू है वो 6 की अब निकालने के लिए दशमलव के बाद 5 है तो 5 को हम समझने के लिए 0 मान रहे हैं, 0 हो गया, उसके बाद 6, इस प्रकार से ये डिजिट हो गई। तो ये देखिए दशमलव के बाद कितने डिजिट हो गए? 2। तो 2 डिजिट हो गए, तो इसमें जब दशमलव हम हटाएंगे तो 6/2 डिजिट हैं तो इसमें 2 0 लगा देंगे इस प्रकार से, तो कितने हो गए? 6/100, अर्थात 6 कौन सा भाग आया? उसका 100वां भाग आ गया। तो यहाँ 100वां की जगह क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। ये हो गए 100वां की जगह 6 हो गया। अब इसमें 2 की निकालनी है तो दशमलव के बाद यहाँ देखिए ये दशमलव हो गया, उसके बाद ये हो गया 5, 5 को हम 0 इस प्रकार से मान लिया, 6 को भी 0 मान लिया, और 2 को यहाँ पे इस प्रकार से रख लिया। ये आपको समझाने के लिए ये डिजिट माने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 देखिए कितने बाद आया है, यहाँ पे जब दशमलव ये हटाएंगे तो 2/1 2 3, तीसरे डिजिट में 2 है तो यहाँ पे 3 0 इस प्रकार से रख देंगे। तो 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1000 के बराबर है। तो 1000वां के स्थान पे क्या रख दिया? 2 रख दिया। और इस प्रकार से आप ये चार्ट बना सकते हैं, अर्थात यहाँ से स्टार्ट होगा, जो दशमलव के राइट साइड में होगा वहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 इस प्रकार चलेगा, और जो राइट साइड में इस तरफ वैल्यू होती है वहाँ पे उसका 10वां, 100वां, 1000वां, इस प्रकार से 10,000वां, इस प्रकार से मान चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड के लिए आप समझ लिए, जैसे 8 में 5 का गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या प्राप्त होता है? 40।
और यदि 8 व 5 का 40 का गुणनखंड कहते हैं, यहाँ पे 8 और जो 5 है इन दोनों के जो हम गुणा करते हैं अर्थात 40 का गुणनखंड कहते हैं। नेक्स्ट है अपवर्तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। अपवर्तक और अपवर्त ये दो पॉइंट रहते हैं, इनको जरूर बिल्कुल याद समझ लें अच्छे तरीके से। जैसे कह रहा है अपवर्तक किसे कहते हैं, तो अपवर्तक जो होती है जब कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 कोई संख्या है, इसका हमें अपवर्तक निकालना है। तो अपवर्तक निकालने के लिए अब देखेंगे कि अपवर्तक होता है कि 4 किन किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो 4 जो विभाजित करेंगे जब हम, तो 1 से विभाजित होगा, इसके बाद 2 से विभाजित होगा, 2 के बाद हम देखेंगे कि 2 के बाद ये किससे विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा और किसी से विभाजित नहीं होगा। तो ये इसके 4 के क्या हो गए, अपवर्तक हो गए। अपवर्तक में एक चीज़ ध्यान रखें कि जो इसकी जिस चीज़ का अपवर्तक पूछा जा रहा है, जैसे 4 का अपवर्तक क्या होगा, तो 4 यहाँ से, तो उसकी जो एंडिंग हो गया था जहाँ से ये डिजिट समाप्त होगा तो उसमें भी लास्ट डिजिट 4 ही रहेगा। जैसे जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कि 8 का अपवर्तक क्या होगा, तो 8 के अपवर्तक के लिए जो लास्ट डिजिट आंसर में आएगी वो 8 आएगी। और 8 के पहले अब देखेंगे कि 8 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है। तो 8 हम देखने के लिए पहले तो 1 से विभाजित होगा, उसके बाद 2 से विभाजित होगा, 3 का भाग इसमें 8 में देंगे तो विभाजित नहीं होगा, फिर 4 का भाग देंगे तो 4 से विभाजित हो जाएगा, फिर 5 का भाग देखेंगे तो नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा, 8 से जब विभाजित करेंगे तो 8 का भाग चला जाएगा। तो 8 के अपवर्तक आ गए 1, 2, 4 और 8, ये हो गए इसके अपवर्तक। कुछ और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये संख्याएं दी हुई है और इस तरफ हमें अपवर्तक दे रखा है। जैसे 2 का अपवर्तक क्या होगा, तो 2 का अपवर्तक होगा, 2 को देखेंगे कि किस संख्या से डिवाइड हो सकती है, तो 2 तो पहले 1 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भी हो जाएगा बस, और किसी संख्या से होगा नहीं, तो इसके अपवर्तक हो गए 1 और 2। जैसे दूसरी संख्या दी है 6, 6 को जब अपवर्तक निकालेंगे, 6 में 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। यदि 4 का भाग करते हैं तो 4 का भाग 6 में नहीं जाएगा, उसके बाद 5 का भाग करेंगे तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा, और 6 के भाग करेंगे तो 6 में चला जाएगा। तो इसके जो अपवर्तक हो गए वो हो गए 1, 2, 3 और 6। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिजिट कह रहा है 15। 15 के अपवर्तक निकालने के लिए हम देखेंगे 15 में किस किस संख्या से भाग जाएगा। लास्ट संख्या अपवर्तक में पहचानने के सबसे अच्छा होता है कि जो संख्या जैसे पूछा जा रहा है वही संख्या उसके लास्ट में होगा। जैसे यहाँ पे 2 के अपवर्तक पूछा था तो ये इसकी समाप्ति भी 2 से हो जाएगी। 6 में पूछा है तो इसके जो अपवर्तक निकलेंगे लास्ट में जो डिजिट रहेगी वो 6 रहेगी। 15 के अपवर्तक पूछेंगे तो लास्ट में यहाँ पे 15 रहेगा। जैसे इसमें 84 पूछ रहे हैं तो इतने सारे अपवर्तक हैं किंतु लास्ट में 84 का ही भाग जाएगा और यहाँ से ये अपवर्तक समाप्त हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे 15 देख सकते हैं, 15 में 1 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 का जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग करेंगे चला जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7, 8, 9, 10 और किसी संख्या का नहीं जाएगा, लास्ट में 15 का जाएगा। तो इसके अपवर्तक हो गए 1, 3, 5 और 15, ये इसके हो गए अपवर्तक। इसी प्रकार से भी कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी, जैसे ये संख्या दी है, इसके अपवर्तक निकालेंगे तो जो जो संख्याओं से इस पर भाग जाएंगे उन सबके यहाँ पे मान रख लेंगे और लास्ट में डिजिट यही वाली रहेगी, क्योंकि 84 का मान सिर्फ 84 ही तक जाएगा। और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, कोई भी संख्या दी हुई है उसका जो अपवर्तक होगा वो हमेशा 1 रहता है, तथा जो अपवर्तक रहते हैं वो उस संख्या के या तो बराबर होंगे या तो उससे छोटे होंगे। जैसे 6 के जो अपवर्तक हैं वो देखिए सारे छोटे हैं और 6 लास्ट में उससे बराबर हैं, तो हमेशा जो अपवर्तक होंगे वो किसी भी संख्या के बराबर होंगे या तो उस संख्या से छोटे होंगे, कभी भी उस संख्या से बड़े नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे 6 का अपवर्तक है तो 6 का अपवर्तक कभी भी 8 तक नहीं हो सकता, हमेशा उसके बराबर रहेगा या ये फिर छोटा रहेगा। और उसके जो अपवर्तक होते हैं उनकी संख्याएं एक सीमित तक होती हैं, अर्थात अनंत तक उनकी जो संख्याएं हैं अपवर्तक किसी भी संख्या के नहीं हो सकती।
जैसे 6 के हम करेंगे, 6 के जो अपवर्तक होंगे वो देखिए 1 2 3 और 6 केवल 4 ही डिजिट हैं, इसके बाद अनंत तक नहीं जाएंगे। अर्थात अपवर्तक जो होते हैं क्या होते हैं, सीमित रहते हैं, और अपवर्तक जो होंगे किसी भी संख्या के बराबर या उससे छोटे रहेंगे। अपवर्तक के जो मान निकलते हैं अर्थात जो डिजिट होते हैं वो सभी का क्या होते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 15 के आप अपवर्तक ले सकते हैं, तो ये 5 का भाग इसमें करेंगे तो 15 में चला जाएगा, तो ये एक दूसरे क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, यानी पूरा पूरा भाग इसमें जा सकता है। अपवर्तक के बाद अब देखेंगे अपवर्त। अपवर्त को हम गुणज भी कहते हैं। देख सकते हैं जब किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम गुणज अर्थात अपवर्त कहते हैं। अपवर्त जो होता है इसे हम गुणज भी कहते हैं। गुणज का अर्थ हो गया मल्टीप्लाई, अर्थात जो किसी भी संख्या का जो क्या होता है पाड़ा अर्थात टेबल जो होता है। जैसे दो के यदि अपवर्त पूछे जाएं तो 2 का जितना भी पहाड़ा होगा वो सारे उसके अपवर्त हो जाएंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 डाट डाट अनंत तक ये जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक का अगर अपवर्त पूछा जाए, ये यहाँ पे गलत टाइप हो चुका है, यहाँ पे हो जाएगा अपवर्त, ये यहाँ पे रहेगा। एक के अपवर्त पूछे जाएंगे तो एक का आप टेबल पढ़िए, जितने बार ये टेबल जाएगा उतने अनंत तक इसको ले जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार से 7 है, 7 का अपवर्त अर्थात गुणज पूछा जाए तो इसका टेबल पढ़ेंगे। जैसे 7 14 21 28 35, इस प्रकार से करके ये अनंत तक चले जाएंगे। 8 10 12। तो जो अपवर्तक और अपवर्त में ध्यान रखें, अपवर्त जो होते हैं किसी भी संख्या के आपको पहाड़ा पढ़ना है अर्थात टेबल करना है, याद करने की सिंपल विधि है कि आप पहाड़े के जो भी संख्या को जिसे पहाड़ा पढ़ते हैं उसी प्रकार से इसके अपवर्त हो जाएंगे। और जो अपवर्तक होते हैं वो इसके कुछ निश्चित सीमा तक होते हैं। जैसे 8 के अपवर्तक होंगे, इसका जब अपवर्त करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी संख्याओं से ये विभाजित होगा, 8 जो विभाजित होगा वो 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, 3 का भाग करेंगे नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा और लास्ट में 8 तक जाएगा। तो ये इसके क्या हो गए, अपवर्तक हो गए। और जो अपवर्त होते हैं वो इसके क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, अर्थात जो पहाड़े के द्वारा जिस प्रकार से पहाड़ा पढ़ा जाता है उसी प्रकार से इसके हम अपवर्त अर्थात गुणज निकालेंगे। अपवर्तक और अपवर्त के बाद अब आता है हमारा समापवर्तक। समापवर्तक जो होता है इसमें देखिए ये क्या लिखा है, अपवर्तक, लास्ट में अपवर्तक आता है। तो जैसे हमने अपवर्त निकाले थे उसी प्रकार से समापवर्तक निकालेंगे। समापवर्तक में देखिए यहाँ पे सम लगा हुआ है, सम का अर्थ है समान, अर्थात जो संख्याएं कॉमन हो वही उसके क्या होंगे, समापवर्तक होंगे। तो जैसे इसमें संख्या दी हुई है 48 64 72, तो 48 के सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अपवर्तक निकालेंगे। तो 48 में देखेंगे कि अब 48 में हम कौन कौन संख्या से भाग दे सकते हैं। तो 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 4 6 8 12 16 24 और लास्ट में 48। यहाँ तक इस संख्या का क्या जाएगा, भाग चला जाएगा। तो 48 के ये अपवर्तक हो गए। इसी प्रकार से 64 और 72 के अपवर्तक हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अपवर्तक ये सब तीनों संख्याओं के निकालने के बाद हमें समापवर्तक निकालना है। समापवर्तक का अर्थ हो गया जो सभी संख्याओं में कॉमन हो, अर्थात जिनमें सब संख्याओं में भाग गया हो। जैसे पहले तो 1 हो गया, तो इसका जो समापवर्तक निकला 1 हो गया। 1 के बाद देखेंगे 2 जो है ये तीनों में भाग जा रहा है 2 का। उसके बाद 3 यदि देखेंगे तो 3 तो पहले में कॉमन मिल जाएगा, दूसरे में देखिए 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3 इसका अपवर्तक नहीं, समापवर्तक नहीं होगा। उसके बाद 3 के बाद यदि 4 देखेंगे तो 4 देखिए पहले में है, दूसरे लाइन में भी 4 है और तीसरे में भी 4 है, तो इसके समापवर्तक हमें क्या मिले, 1 मिला, 2 मिला, उसके बाद 4 मिला। 4 के बाद यदि हम 6 यहाँ पे देखें तो 6 तो इस संख्या में है और इस लाइन में भी है, किंतु इस वाली मिडिल वाले में देखेंगे तो 6 नहीं है, तो इसका जो समापवर्तक है वो 6 नहीं होगा। उसके बाद 8 12 16 24 सभी को मिला के देख लेंगे, कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा तीनों में। अब जब तीनों में जो चीज़ कॉमन नहीं है तो वो इसके क्या अपवर्तक नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो समापवर्तक निकल के आए वो क्या निकल के आए हमारे 1 2 4 और 8, ये हमारे इसके समापवर्तक निकल के आए।
तो समापवर्तक हो गए जो जितनी संख्याएं दी हों उन संख्याओं में जो सभी में कॉमन हो, कॉमन अर्थात जो सभी में डिवाइड कर रहा हो संख्या, जैसे यहाँ पे 2 का भाग सभी में चला जाएगा तो ये एक समापवर्तक हो गया। 4 का भाग सभी संख्याओं में चला जाएगा तो ये इसका समापवर्तक हो गया। 8 का भी भाग सभी संख्याओं में तीनों में चला जाएगा तो ये इसके समापवर्तक हो गए। तो ये हो गए समापवर्तक निकालने की विधि। यहाँ पे आपने अपवर्तक, अपवर्त और समापवर्तक ये अच्छे से समझ लिया। अब समापवर्तक के बाद अब देखेंगे समापवर्त। समापवर्त निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपवर्त आना चाहिए। यदि अपवर्त आप अच्छे से निकाल सकते हैं तो समापवर्त निकाल लेंगे। समापवर्त में देखिए सम लगा हुआ है, सम का अर्थात जो समान हो, अर्थात हम अपवर्त निकालेंगे कि दिए हुए संख्या का अपवर्त निकालेंगे। उसके बाद उसमें देखेंगे कि जितनी संख्या दी है उनमें कॉमन क्या है। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट दी हुई है, 3, 6 और 9। सबसे पहले 3 का हम अपवर्त निकालेंगे। 3 का अपवर्त निकालने के लिए 3 के गुणा अर्थात मल्टीपल करेंगे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट इस प्रकार से जाएगा। 6 के अपवर्त निकालने के लिए 6, 12, 18 डॉट डॉट इस प्रकार से। 9 के अपवर्त 9, 18, 27 डॉट डॉट जाएगा, अर्थात इन सबके पहाड़े पढ़ देंगे तो अपवर्त निकल आएंगे। अपवर्त निकलने के बाद अब देखेंगे हमें समापवर्तक चाहिए। तो समापवर्तक के लिए देखेंगे कौन से डिजिट तीनों संख्याओं में कॉमन है। तो देखेंगे 3 इसमें नहीं है। 6 2 में केवल कॉमन है, तीसरे में नहीं है। 9 केवल पहले और तीसरे में कॉमन है, दूसरे में नहीं है। 12 पहले और दूसरे में है। 15 केवल पहले में है। 18 देखेंगे तो 18 देखिए पहले में भी है, दूसरे में भी है और ये तीसरे में भी है। तो समापवर्तक जो निकल के आया, क्या निकल के आया? 18। जो संख्या जितनी ये यहाँ पे दी हो सभी में कॉमन हो, तो 18 तीनों में कॉमन है तो इसके समापवर्तक क्या हो गए? 18। ये हो गया इसके राइट आंसर। इन सभी को जो समापवर्तक, अपवर्तक, अपवर्त हैं इन्हें अच्छे से समझ लें, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए संख्याओं में प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज का अर्थ हो गया हमें क्या करना है? अपवर्त। अपवर्त इसके लिखने हैं। अपवर्त का हो गया हमें सीधे डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ना है। जो संख्या दी है उसके हमें 5 बार पहाड़ा पढ़ के लिखना है। जैसे 3 हो गया तो 3 के गुणज लिखेंगे तो 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15। ये इसके क्या हो गए? अपवर्त अर्थात गुणज हो गए। 4 के गुणा चेक करने के लिए 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। ये इसके 5 क्या हो गए? गुणज हो गए। इसी प्रकार 5 और 9 के आप गुणज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है। स्तंभ 1 में कुछ इस प्रकार से संख्याएं दी है और स्तंभ 2 में गुणज और अपवर्त दिए हैं। गुणज का अर्थ हो गया अपवर्त। अपवर्त का मतलब हो गया पहाड़ा पढ़ना है आपको यहाँ पे, और अपवर्तक हो गया जो संख्या इससे डिवाइड हो रही हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15। 15 जो है ये 30 का क्या है? अपवर्तक है। अपवर्तक इसमें 30 का निकालेंगे तो देखेंगे 30 के अगर हम इस प्रकार से अलग से निकालें 30 के अपवर्त तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 हो गया, 6 का भाग नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12 इन सब का भाग नहीं जाएगा इसमें। फिर 15 का जाएगा। 15 के बाद और कोई संख्या बच रही होगी तो उसके बाद हो गया किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट 30 का जाएगा। तो ये देखिए इसके क्या हो गए? अपवर्तक हो गए। अब इनमें से देखेंगे कि इनमें से ये जो इधर स्तंभ 1 में है कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 30 का अपवर्तक क्या मिल रहा है? हमें केवल 15 मिल रहा है। तो इसका जो अपवर्तक हो गया वो क्या हो गया? 30 का अपवर्तक हो गया 15। इसी प्रकार 20 का अपवर्तक निकालेंगे तो केवल 20 मिलेगा, क्योंकि 20 में न 16 भाग जाएगा, न 25 का, न ही 35 का। जब 8 का गुणज निकालेंगे तो 8 का गुणज निकालने के लिए अर्थात 8 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए 8 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 का भाग नहीं 15 में जाएगा, ना ही 8 का भाग 20 में जाएगा, और 16 में चला जाएगा तो इसका गुणज क्या हो गया? 16 हो गया। 25 में जाएगा नहीं 8 का भाग तो ये भी गुणज नहीं होगा, ना ही 35 होगा। तो 16 जो हो गया 8 का क्या हो गया? गुणज हो गया। यदि 50 का अपवर्तक कहें तो 50 के जब हम अपवर्तक निकालेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 25 निकल के आएगा, क्योंकि 35 भी 50 का अपवर्तक नहीं होगा। उसके बाद 7 का गुणज कह रहा है तो 7 का भाग 15 में देखेंगे नहीं जाएगा, 20 में भी नहीं जाएगा, 16, 25 इनमें किसी में
7 का भाग नहीं जाएगा, केवल 35 में ही भाग जाएगा। तो इसका जो आप गुणा जो हो गया वो क्या हो गया, 35 हो गया। ये हो गए अपवर्तक और अपवर्त से रिलेटेड क्वेश्चन। ये और कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। इसमें कह रहा है 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो 7 के अपवर्त ज्ञात करने के लिए 7 का आपको पहाड़ा पढ़ना है जो कि 100 से कम बार जाए, अर्थात 100 से जो सबसे नीचे डिजिट हो वहाँ तक आपको पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये डिजिट दे रखी हैं और इसका भाग जो जाएगा लास्ट डिजिट रहेगी 98, यहाँ तक इस 7 का भाग जाएगा। तो ये 7 के अपवर्त हो गए जो 100 से कम है। उसके बाद 496 के हमें अपवर्तक लिखना है। तो यहाँ पे 496 के अपवर्तक ये हो गए। नेक्स्ट आएंगे भाज्य और अभाज्य की ओर। भाज्य और अभाज्य, सबसे पहले देखेंगे अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो जो ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 11, 19। 3 जो है केवल स्वयं अर्थात 3 से विभाजित होगी और 1 से विभाजित हो जाएगी। 11 जो है वो केवल 11 से विभाजित होगी और 1 से होगी। इसी प्रकार से 19 जो है स्वयं से और केवल 1 से विभाजित होगी, वो हो जाएगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं में एक चीज़ याद रखना, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एक सम अभाज्य संख्या भी है। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी या सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 केवल ऐसी है जो केवल सम अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो सकती हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए 4 दिया, 4, 6, 8 ये उदाहरण में दे रखे हैं। 4 को हम 4 के कितने गुणनखंड कर सकते हैं, 4 का 1 में भाग चला जाएगा, 2 का विभाग चला जाएगा और 4 का विभाग चला जाएगा। तो ये देखिए जो स्वयं से विभाजित हो रही है, 4 जो है स्वयं से विभाजित हो रही है, साथ में 1 से विभाजित हो रही है और इसके अतिरिक्त 2 से विभाजित हो रही है। तो ये क्या हो गई, 4 क्या हो गई, एक प्रकार की क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो 4, 6, 8 इसी प्रकार से आप दे सकते हैं। यदि 8 की बात करें तो 8 देखिए किन किन से विभाज्य होगा, 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा और 8 का चला जाएगा। तो ये देखिए 8 जो है वो स्वयं से विभाज्य है, 1 से विभाज्य है और इसके अतिरिक्त 2 और 4 से विभाज्य है। तो ये 8 क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो ये हो गए भाज्य और अभाज्य। और एक जो होता है, एक ना ही भाज्य के अंतर्गत आता है और ना ही अभाज्य के अंतर्गत। और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।